गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? और एग्जाम की तैयारी चल रही है अच्छी से? और आप लोगों के एग्जाम की तैयारी और बढ़िया हो तो आप लोगों को पता ही है कि मैंने ये वीडियो सीरीज शुरू किया है। कभी कभी बच्चों को किताब पढ़ने में मन नहीं लगता है, किताब पढ़ने से उब जाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ कि अगर किताब पढ़ करके उब जाए तो आप ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपकी अच्छी और तैयारी हो सके। तो ये आज का हमारा यह जो है यूनिट 2 जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके एक फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जाना था क्या कि मनुष्य का जो जेनेटिक गुण है, अनुवांशिक गुण है, वह गुणसूत्र में समाहित रहता है। और इस चैप्टर में आज हम लोग जानेंगे कि गुणसूत्र का जो मॉलिकुलर बेसिस है, आणविक आधार है, उसके बारे में और एवोल्यूशन के बारे में, क्रमिक विकास के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये है गुणसूत्र। ओके, हमारा गुणसूत्र ये इस तरह का रहता है। और गुणसूत्र की जो मुख्य पार्ट है, जो मुख्य जेनेटिक मटेरियल है, वह है डीएनए। और वह डीएनए इस तरह से इसमें कुंडलित रहता है सर्पिल आकार में। ओके, अगर इस डीएनए को हम इधर से बाहर निकाल के देखें तो ये इस तरह से एक दूसरे से इस तरह से इसे उलझा हुआ रहता है। ओके, तो चलिए ये डायग्राम तो हो गया। इसके बारे में हम लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जानते हैं। गुणसूत्र क्या है? तो गुणसूत्र जो है वह न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। ओके, गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। और न्यूक्लियो प्रोटीन जो है वो दो तरह के पदार्थों से बना होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो हम लोग जानते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड जो है यह भी दो तरह के होते हैं, एक डीएनए, दूसरा आरएनए। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए। ओके, अब मुख्य जितने भी जीव हैं, सभी जीवों में मुख्य जो आनुवांशिक पदार्थ है वह डीएनए है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जैसे वायरस, विषाणु, एचआईवी, टीएमवी। ओके, ये सब जो कुछ जीव हैं जिसमें आरएनए भी ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। अब देखते हैं कि ये जो न्यूक्लिक एसिड जो है, डीएनए और आरएनए, यही दो मुख्य जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी खोज सबसे पहले फ्रेडरिच मिशर, ओके, फ्रेडरिच मिशर जो स्वीडिश वैज्ञानिक है, उन्होंने किया था। और उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रखा। और बाद में एक और वैज्ञानिक है अल्टमान, जिन्होंने इसकी जो अम्लीय प्रवृत्ति है इसलिए उसका नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड। तो अभी तक आप लोगों ने जान लिया कि न्यूक्लिक एसिड जो है वह न्यूक्लिक एसिड ही मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है। क्लियर? तो देखते हैं कि हम लोग इस न्यूक्लिक एसिड की संरचना के बारे में, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस, किन किन अणुओं से हमारा जो आनुवांशिक गुण होता है, जीवों का आनुवांशिक गुण होता है, उसमें कौन कौन से अणु पाए जाते हैं और किन किन अणुओं में वह आनुवांशिक गुण समाहित होता है। तो देखते हैं हम लोग। न्यूक्लिक एसिड जो है, यह न्यूक्लिक एसिड 3 तरह के अणुओं से बना होता है, शुगर यानी शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार। शर्करा जो है इसमें पेंटोज शर्करा पाया जाता है। ओके, राइबोज शर्करा पाया जाता है। लेकिन डीएनए में राइबोज शर्करा के जगह डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है। इसमें कार्बन के परमाणु तो 5 होते हैं लेकिन ऑक्सीजन की कमी होती है। ओके, अब फॉस्फेट तो एक ही प्रकार का होता है। नाइट्रोजनी क्षार जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन और दूसरा पायरामिडिन। ओके, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं 2 तरह के। कौन कौन से? प्यूरिन और पायरामिडिन। प्यूरिन पुनः 2 तरह के होते हैं, ओके, एडेनिन और ग्वानिन। किंतु पायरामिडिन जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल। ओके, थायमिन और साइटोसिन जो ये पायरामिडिन है यह डीएनए में पाया जाता है, लेकिन यूरासिल जो है थायमिन के जगह पे आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि न्यूक्लिक एसिड जो है वह किन चीज़ों से बना होता है। अब जो है हम लोगों ने अभी तक जाना कि विभिन्न जो जीव है उसमें डीएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है। और यह डीएनए कैसा होता है तो उसको देख लिया कि शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर के बना होता है। ओके, और नाइट्रोजनी क्षार जो है ये 2 तरह के, प्यूरिन और पायरामिडिन। डीएनए में प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजनी क्षार में, ये पायरामिडिन में थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए का मॉडल, ये जो डीएनए वो मॉडल किस प्रकार का है। तो डीएनए के मॉडल के संबंध में यह जो डीएनए मॉडल है यह सर्पिल आकार का, इसे हम लोग कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स मॉडल।
यह डबल हेलिक्स मॉडल जो है इसे प्रस्तुत किया था वाटसन और क्रिक ने। ओके, इसे प्रस्तुत किया था किसने? वाटसन, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में। इसके लिए इन्हें, इस महत्वपूर्ण खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था डीएनए मॉडल के बारे में? चलिए यही जानते हैं। इन्होंने बताया कि डीएनए जो है वह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की समानांतर श्रृंखला का बना होता है। देखिए इस तरह से, ये जो है इस तरह से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की समानांतर श्रृंखला जो है वह पाई जाती है। किसमें? तो इस डीएनए में। और यह नेक्स्ट जो बात की, देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और कभी कभी 5 मार्क्स में आते हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का वर्णन करें। तो डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल जो है उसमें फर्स्ट पॉइंट आप लोग जान लीजिए कि यह, इसमें न्यूक्लियोटाइड की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो समानांतर संरचनाएं पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट क्या है? ये दोनों समानांतर संरचनाएं एक उभयनिष्ठ अक्ष के दोनों ओर सर्पिल आकार में इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है उसे हम रज्जुक कहते हैं। ये जो श्रृंखला है इसे रज्जुक कहते हैं। एक रज्जुक 3 प्राइम टू 5 प्राइम की दिशा में तथा दूसरा रज्जुक 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा में होता है। ओके, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुक में, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुक है इसमें जो तीनों अणु शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी क्षार जो पाए जाते हैं, तो शर्करा और फॉस्फेट इसमें बाहर की ओर स्थित रहता है, जबकि भीतर की ओर नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। नाइट्रोजनी क्षारों में प्यूरिन के बराबर मात्रा में ही पैरामिडिन पाया जाता है और इसमें एडेनिन थायमिन से और साइटोसिन ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एक और याद रखना है, एडेनिन और थायमिन यानी कि प्यूरिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और पैरामिडिन, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ओके, तो डीएनए की बारे में इतनी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो गया। यह था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। अब हम लोग आते हैं आरएनए पे। आरएनए, इसका पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, इसकी भी संरचना सेम ही होती है डीएनए की तरह, लेकिन एक विशेष जो इसमें डिफरेंसेज है वह यह कि यह 3 प्रकार के होते हैं। डीएनए एक ही प्रकार का होता है जबकि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कौन कौन से 3 प्रकार के हैं? एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, द्रुतवाहक आरएनए कहते हैं। सेकेंड है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए। और थर्ड वन है आरआरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए। ओके, एमआरएनए जो है यानी मैसेंजर आरएनए जो है वह डीएनए की आनुवांशिक सूचनाओं को ढोता है। ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए जो है वह एमिनो एसिड को, जो एमिनो एसिड प्रोटीन निर्माण के लिए जरूरत होता है उसको कोशिका द्रव से राइबोसोम तक स्थानांतरित करता है। और आरएनए जो है यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तीनों प्रकार के जो आरएनए है उसमें ये लास्ट वाला जो है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसकी मात्रा 80% तक होती है। चलिए, तो हम लोगों ने दोनों न्यूक्लिक एसिड जो मुख्य जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए को देखा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों की, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? तो डीएनए आरएनए में बहुत सारे अंतर हैं, तो उसको जान लीजिए क्या क्या अंतर है। तो डीएनए जो है वह जीवों का, अधिकांश जीवों का मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए केवल वायरस और कुछ ही जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है। ओके, डीएनए में जो अणु है वह शर्करा, फॉस्फेट और थायमिन पाया जाता है। ओके, शर्करा जो है डीएनए में वह ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाया जाता है। डीएनए में ये थायमिन बेस पाया जाता है, जबकि आरएनए में थायमिन के जगह यूरासिल बेस पाया जाता है, मतलब नाइट्रोजनी क्षार। और डीएनए का केवल एक ही प्रकार होता है, जबकि आरएनए का 3 प्रकार होता है, जो भी मैंने बताया है आपको। अब देखिए डीएनए के बारे में हम लोग जब से वीडियो शुरू है सारे पुस्तकों में आप पढ़े होंगे कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन साइंस जो है वो बिना सिद्ध किए, बिना प्रयोग किए मानता नहीं है। तो प्रयोग किया गया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ कैसे है। तो इसके बारे में जो प्रयोग किया गया था, सर्वप्रथम अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस, हर्शे एवं चेस ने यह प्रयोग करके साबित किया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसकी यह जो प्रयोग उन्होंने 1952 में किया था और उन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ओके, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ की कुछ विशेषताएं होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आनुवांशिक पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं। तो जान लीजिए
अनुवांशिक पदार्थ की जो विशेषता है, अनुवांशिक पदार्थ में रिप्लिकेशन यानी स्वयं की डुप्लीकेट कॉपी प्रतिकृति बनाने की क्षमता पाई जाती है। अनुवांशिक पदार्थ की जो सेकंड विशेषता है वह यह है कि इसमें अनुवांशिक सूचनाओं को समाहित रखने की, भंडारित करने की क्षमता, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यह समाहित रखता है, भंडारित करने की क्षमता पाई जाती है। अगला जो है, इसमें उत्परिवर्तन की संभावना बनी होनी चाहिए, ताकि उत्परिवर्तन होगा तब तो उसमें विकास की संभावनाएं बनी रहेगी। और लास्ट पॉइंट क्या है, जेनेटिक जो पदार्थ है, मटेरियल है, उसकी विशेषता कि रासायनिक आधार पर यह स्टेबल होता है, स्थिर होना चाहिए। ओके, तो इस आधार पे हम लोग देख लिए कि डीएनए जो अनुवांशिक पदार्थ है उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ओके, अब अगला जो टॉपिक है वो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोटीन संश्लेषण काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, प्रोटीन का निर्माण होना। प्रोटीन हमारे शरीर का एक आवश्यक अवयव है और प्रोटीन का निर्माण होना काफ़ी जरूरी होता है। प्रोटीन के निर्माण जो है वह 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से होता है। प्रोटीन की निर्माण होती है एमिनो अम्ल से, कितने तरह के, तो 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड चाहिए प्रोटीन के निर्माण के लिए। प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए पूछा जाता है, तो प्रोटीन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में कंप्लीट होती है। प्रथम चरण है ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन, ओके, और सेकेंड चरण है ट्रांसलेशन यानी स्थानांतरण या अनुलेखन। तो देखते हैं क्या है ट्रांसक्रिप्शन और क्या है ये ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन, डीएनए से अनुवांशिक सूचनाओं के आधार पर, ओके, डीएनए से अनुवांशिक सूचनाएं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए में स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन क्या है, तो ये मैसेंजर आरएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर प्रोटीन निर्माण की क्रिया को कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यानी स्थानांतरण। तो 2 चरण हो गए, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, यह प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया है। आगे टॉपिक पे आते हैं जेनेटिक कोड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर इससे। जेनेटिक कोड क्या है, तो जेनेटिक कोड मतलब क्या, अनुवांशिक कूट इसे कहते हैं। तो एमिनो एसिड के निर्माण के लिए अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन निर्माण की जरूरत होती है, तो उसी एमिनो एसिड के निर्माण के लिए मैसेंजर आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार का 3 क्षारों का समूह पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेस जो है वो 3, जैसे वो जो 4 तरह के नाइट्रोजन बेस हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो इस चारों तरह के जो है उसमें से 3 क्षारों, नाइट्रोजनी क्षारों का समूह पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कोडोन। ओके, और अभी हमने बताया था कि 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो इस 20 प्रकार के एमिनो अम्ल के कूट लेखन के लिए 64 कोडोन पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड। इस जेनेटिक कोड की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं क्या, तो जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट रूप में रहता है, यानी 3 जो नाइट्रोजनस बेस है वो पाए जाते हैं, जैसे यूयूजी मतलब यूरासिल, फिर यूरासिल और ग्वानिन, उसके बाद सीयू मतलब क्या, साइटोसिन, यूरासिल और ग्वानिन। इस तरह से ये ट्रिपलेट हमेशा 3 रूपों में, 3 जो नाइट्रोजनस क्षार है वो एक साथ पाए जाते हैं। उसके बाद है यह, इसकी जो सेकेंड विशेषता है, यह कोमा रहित रूप में लिखा जाता है, यह हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है और यह सर्वव्यापी होता है, मतलब पूरे विश्व में एक ही तरह के कोडोन का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब जानते हैं ऑपरेंड मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऑपरेंड मॉडल क्या है कि इसका ऑपरेंड मॉडल का खोज 2 वैज्ञानिकों जैकब और मोनोद ने किया था 1961 में। ओके, ऑपरेंड मॉडल की खोज किसने किया, जैकब और मोनोद ने, कब, 1961 में। ओके, इस ऑपरेंड मॉडल में जो है 4 तरह के जीन पाए जाते हैं। वह 4 तरह के जीन है कौन, नियंत्रक या रेगुलेटर जीन, ओके, सेकेंड प्रोमोटर जीन, थर्ड वन ऑपरेटर जीन एंड फोर्थ वन स्ट्रक्चरल और संरचनात्मक जीन। तो ऑपरेंड मॉडल में कितने तरह के जीन पाए जाते हैं, 4 तरह के जीन पाए जाते हैं। कौन कौन से, नियंत्रक या रेगुलेटर, प्रोमोटर, ओके, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वह है HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, मानव जीनोम परियोजना, यह एक बहुत ही बहुउद्देश्य और मेगा प्रोजेक्ट है। ओके, इसमें क्या किया जाता है कि जीवों की जो व्यक्तिगत विशेषता है, प्रत्येक जीवों में अलग तरह के नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम सीक्वेंस पाया जाता है, उसी का एक डेटाबेस तैयार किया गया है। अब तक जो है HGP में 3 × 10⁹
ओके 3 × 10⁹ नाइट्रोजनी क्षार युग्म पाए जाते हैं। इसका जो लक्ष्य है, इसका जो उद्देश्य है वो हम लोग जानते हैं। इसका उद्देश्य जीवों के आनुवांशिकी का अध्ययन करना है और जीवों के जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें विभिन्न प्रकार के जो क्षार अनुक्रम पाए जाते हैं उसका अध्ययन करना है। इसके द्वारा विभिन्न लोगों के, विभिन्न जीवों के आनुवांशिक रोगों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है यह एक उन्नत तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न क्षार अनुक्रम, हमारे डीएनए में जो क्षार नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं उस नाइट्रोजनस बेस के अनुक्रमों के अध्ययन के द्वारा, तुलनात्मक अध्ययन द्वारा प्रत्येक जीवों की यानी प्रत्येक व्यक्ति की जो विशिष्टता है उसकी पहचान की जाती है। ओके, तो प्रत्येक व्यक्ति के डिफरेंस को ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक जेफरीज ने किया था। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने किया? एलेक जेफरीज ने। ओके, नेक्स्ट है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग जो हुआ कहाँ होता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग आप लोग सीआईडी देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि जब कुछ मामला नहीं सुलझता है, किसने अपराध, कौन अपराधी है, तो वो लोग जाते हैं डॉक्टर सालुके के पास और उधर रहता है फॉरेंसिक लैब। तो फॉरेंसिक लैब में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही वो अपराधियों की पहचान किया जाता है। कभी कभी भीषण अगलगी या ट्रेन दुर्घटना हो जाती है जिसमें जो डेड बॉडी है उसका पहचान नहीं किया हो पाता है, तो मृतक के परिजनों की पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। और बच्चों के जो ओरिजिनल पिताजी हैं, कभी कभी अगर विवाद की स्थिति आ जाती है तो उसको पहचानने भी, माने पैतृत्व की पहचान में भी किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग। ओके रेडी। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है वो यह है कि अब हम लोग जो इवोल्यूशन और जो क्रमिक विकास है वहाँ से लेते हैं। तो क्रमिक विकास में जानना जरूरी है यह कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है इसके बारे में तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर अनुमान लगाया है कि पृथ्वी की रचना जो है लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। ओके, पृथ्वी की रचना लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ और प्रारंभिक अवस्था में जो पृथ्वी का निर्माण जो हुआ था तो वो एक विस्फोट के द्वारा जो है वह पृथ्वी सौर परिवार से एक छोटा सा कण अलग हुआ और ये वही छोटा सा कण हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी बन गई। ओके, पृथ्वी पर प्रारंभिक अवस्था में जो है वह यह आग का गोला था और धीरे धीरे यह ठंडा होते गया, ठंडा हुआ। फिर यहाँ पे उस समय हाइड्रोजन गैस की अधिकता थी, जलवाष्प बना और बारिश हुआ जिससे पृथ्वी और ठंडा हुआ। इस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ। ओके, पृथ्वी पर प्रारंभिक अवस्था में वायुमंडल नहीं था और उस समय हाइड्रोजन गैस की प्रधानता थी, यानी अभी पृथ्वी का वायुमंडल ऑक्सीकृत है जबकि उस समय अवकृत अवस्था में था। ओके, पृथ्वी पर जीवों के विकास के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने बहुत सारे मत दिए और सभी के मतों में इसमें जीवों की उत्पत्ति के बारे में अनेक मतभेद है, लेकिन ऐसा मानना है कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति जल में हुई और कार्बनिक यौगिकों के संयोग से हुई। मतलब बहुत सारे जो सिद्धांत थे उसमें से मिलर ने एक प्रयोग द्वारा, विद्युत विसर्जन द्वारा यह साबित किया कि आदि पृथ्वी पर जो यौगिक मौजूद थे उस समय जैसे मौजूद था मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प, उसके विद्युत विसर्जन द्वारा उसने सिद्ध किया कि कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया जा सकता है जो कि हमारे और विभिन्न जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। ओके, तो उसके बाद जो है तो सर्वप्रथम मिलर ने यह प्रयोग कर दिया था कि कार्बनिक विकास जो है वह हुआ होगा जीवों का। अब जीवों के विकास के क्रमिक विकास, इसके बारे में कुछ प्रमाण हैं जैसे, और वो प्रमाण जो है वो दर्शाते हैं क्या कि जीवों का क्रमिक विकास है, जिसमें है समजात अंग। समजात अंग उसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, ध्यान देना है इसके एग्जाम्पल को भी और इसके परिभाषा को भी। समजात अंग क्या? होमोलोगस ऑर्गेन। ओके, विभिन्न जीवों के वे अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचना जो है वह समान होती है, जिसकी उत्पत्ति और रचना समान होती है किंतु कार्य, फंक्शन जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं होमोलोगस ऑर्गेन यानी समजात अंग। जैसे कि पक्षी और चमगादड़ का पंख। ओके, पक्षी और चमगादड़ का पंख। ओके, और घोड़ा और मानव का अग्रपाद। देखिए, घोड़ा और मानव का अग्रपाद, जैसे मानव का जो अग्रपाद है वो हाथ में परिवर्तित हो गया तो हमारे हाथों में और घोड़ा के अगले पैर में जो हड्डी की संरचना है वो बिल्कुल सेम होती है, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। अगला है असमजात अंग। ओके, तो वैसे विभिन्न जीवों के वैसे अंग जिसकी
कार्य तो समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति और रचना भिन्न भिन्न होती है, उसे हम लोग कहते हैं असमजात अंग। जैसे तितली और ग्रास होपर का पंख। ओके, नेक्स्ट जो है वह है योजक कड़ियाँ, कनेक्टिंग लिंक्स। ओके, दो जीवों के बीच की जो योजक कड़ियाँ है, कनेक्टिंग लिंक्स है, जिसमें दोनों जीव के गुण पाए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। जैसे उसमें जो प्रमुख है वह एकिडना। एकिडना जो है वह मैमल्स यानी स्तनी जीव और सरीसृप के बीच की योजक कड़ी है। ओके, दूसरा है प्रोटोप्टेरस, जो मत्स्य और उभयचर के बीच की यह कड़ी है। अब देखिए विकासवाद की जो बात करते हैं तो विकासवाद के बारे में अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत दिए गए, जिसमें से दो प्रमुख सिद्धांत, एक है लामार्कवाद और दूसरा है डार्विनवाद। तो लामार्क जो है, इन्होंने अपने सिद्धांतों को फिलोसोफिक जूलॉजिक, याद रखना है, लामार्क ने अपने सिद्धांतों को फिलोसोफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक में लिखा, प्रकाशित किया, जिसे लामार्कवाद कहते हैं। लामार्कवाद के अनुसार जीवों का जो विकास है उस पर उसके आकार में वृद्धि, उपयोग और अनुपयोग, ओके, प्रकृति का सीधा प्रभाव इत्यादि अपने विकासवाद में उन्होंने दर्शाया है कि जीवों का विकास जो है वो इन आधारों पर हुआ है। और सेकेंड है डार्विनवाद। डार्विन ने HMS बीगल नामक जहाज पर पूरे विश्व का यात्रा किया था और अपने यात्रा के क्रम में उन्होंने जितनी भी जीवों के बारे में, विकास के बारे में, संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसे उन्होंने एक पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में प्रकाशित किया, जिसे हम लोग डार्विनवाद कहते हैं। डार्विनवाद के सिद्धांत को प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। ओके, अब आते हैं कि जो मानव के विकास पर, तो मनुष्य का जो वर्तमान मानव है, मनुष्य का विकास लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व कपी यानी कि गोरिल्ला अर्थात चिंपैंजी से हुआ था। ओके, आदि मानव का विकास जो है वह ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक जो बानर था यानी वनमानुष था उससे हुआ है, और वर्तमान मानव जिसका नाम है होमो सेपियंस, इसका विकास लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। ओके, तो बच्चों आज का यह जो यूनिट 2 था उसका यह दूसरा पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने इन सारी प्रक्रियाओं को जाना। आप लोग इसे 2-3 बार इस वीडियो को देखें, सारी फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आराम से एग्जाम देने जाइए, काफ़ी अच्छे मार्क्स आप लोगों को प्राप्त होंगे। और एक सूचना है कि अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट बायोलॉजी की स्टडी के लिए हमारा संस्थान है स्मार्ट बायोलॉजी एकेडमी, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप 10th, ये आपके घर में या आपके छोटे भाई बहन कोई 10th और उसके नीचे के बच्चे होंगे, उनके लिए हमारा संस्थान है शिक्षा वाटिका साइंस कोचिंग, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और विशेष जानकारी के लिए हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।